नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम मदन लाल है। तो चलिए अब यह कहानी मदन लाल जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मदन लाल है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और इस लाइन में अब तो 20 साल से भी ऊपर का तजुर्बा हो गया है। इतने सालों में न जाने कितने शहर देखे, कितनी सड़कें पार की, कितने खलासी आए और चले गए और कितनी बार मौत को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखा। लेकिन जो कुछ मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं, उस रात जो मैंने देखा, महसूस किया और जिया, यकीन मानिए वैसा मंजर मैंने न पहले कभी देखा था न किसी को बताना चाहता था। मगर अब उम्र के इस मोड़ पर आकर लगता है कि शायद किसी को बता दूं ताकि कोई और मेरी जैसी गलती न दोहराए। ये बात उन दिनों की है जब मैं महाराष्ट्र के सतारा इलाके से अक्सर कोल्हापुर के लिए माल ढोने जाया करता था। अक्सर मुझे ट्रक में मेडिकल केमिकल्स और मशीनरी लोड करके एक फार्मा गोदाम से कोल्हापुर के इंडस्ट्रियल जोन तक ले जाना होता था। मेरे साथ मेरा खलासी अंकित हुआ करता था। जवान था, थोड़ा नटखट भी, पर दिल का साफ। करीब करीब 4 साल हो गए थे उसको मेरे साथ काम करते हुए। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोपहर के बाद हमें लोडिंग मिली थी। गर्मी का मौसम था, पर ऊपर से उमस भी अजीब सी थी। मैंने और अंकित ने ट्रक लोड करवाया, डीजल भरवाया और तैयारी शुरू कर दी। घर से निकलने से पहले मेरी बीवी सुशीला ने एक बात कही जो आज भी कानों में गूंजती है। देखो जी, इस बार ज्यादा रात मत करना। पिछली बार जैसे रात को घाट पार करते हो ना, बहुत टेंशन होता है। मैं बस हंसकर निकल गया क्योंकि ट्रक ड्राइवर की बीवियां हमेशा ऐसा ही कुछ कहती हैं। शाम के करीब 5 बजे हम निकले। रास्ता कुल मिलाकर 700 किलोमीटर का था, 280 किलोमीटर का था। लेकिन क्योंकि हमें घाट सेक्शन से होकर जाना था तो अंदाजा यही था कि कम से कम 10 घंटे लगेंगे। ट्रक में एसी नहीं था, बस नॉर्मल पंखा और खिड़की खोलकर हवा खाते हुए हम अपने रास्ते निकल पड़े। शुरुआत में सब ठीक था। अंकित हमेशा की तरह अपने फोन में गाने बजाकर बैठा था और मैं चुपचाप ड्राइव करता जा रहा था। 2-3 घंटे के अंदर हम हाईवे क्रॉस करके एक कस्बे के पास पहुंचे। वहीं एक ढाबे पर रुककर हमने चाय पी और थोड़ा पानी छींट लिया। उस समय तक कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम घाट के पास पहुंचे, माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। न तो कोई अलार्म बजा, न कोई बड़ा तूफान आया, पर फिर भी कुछ तो था, कुछ ऐसा जिसे मैं आज भी शब्दों में नहीं बयां कर सकता। घाट शुरू होते ही हवा एकदम ठंडी हो गई थी। वैसे गर्मी के मौसम में शाम के वक्त हवा ठंडी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी, जैसे किसी बर्फीले कमरे में घुस आए हों। ट्रक की खिड़की से हवा चेहरे को चीरती हुई अंदर आ रही थी। मैंने खिड़की आधी बंद कर ली, पर फर्क नहीं पड़ा। अंकित को नींद आ रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद, मैं थोड़ी देर सो जाता हूं, जब कोई ढाबा दिखे तो जगह देना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वो पीछे वाली सीट पर जाकर लेट गया। ट्रक अब धीरे धीरे घाट की चढ़ाई चढ़ रहा था। घाट का रास्ता पतला और खतरनाक था। एक तरफ दीवार नुमा पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। हर मोड़ पर हॉर्न बजाना जरूरी था क्योंकि सामने से कोई भी आ सकता था। ट्रक की लाइटें सड़क पर जितना रोशनी डाल सकती थीं, डाल रही थीं, लेकिन फिर भी रास्ता धुंधला सा लग रहा था। अब जब मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से एक हल्की सी परछाई सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई मेरे ट्रक के सामने आ गई। ब्रेक मारे मैंने पूरे जोर से। ट्रक झटके के साथ रुका। मेरे हाथ कांपने लगे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। अंकित भी झटके से उठ गया और हड़बड़ाकर पूछ बैठा, क्या हुआ उस्ताद? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ से इशारा किया कि देख आगे। अंकित खिड़की से झांकने लगा, पर सामने कुछ भी नहीं था। उस्ताद, यहां तो कुछ भी नहीं है, क्या देखा आपने? मैंने गहरी सांस ली और कहा, यार मुझे लगा कोई दौड़ता हुआ बच्चा ट्रक के सामने आ गया। शायद भ्रम हुआ हो, लेकिन अंदर से मैं जान चुका था वो भ्रम नहीं था। कुछ तो था जो सड़क पार कर रहा था, कोई परछाई, कोई साया। मैंने फिर ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ चला। अंकित पीछे जाकर फिर लेट गया।
लेकिन अब मेरी आंखों में नींद कहां। एक एक मोड़ पर सावधानी से ट्रक ले जा रहा था। करीब आधा घंटा बीता होगा, तभी एक बोर्ड नजर आया, सावधान, यह क्षेत्र भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है, कृपया सावधानी से यात्रा करें। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। वैसे तो इन बोर्डों को देखकर हम ड्राइवर अक्सर हंस पड़ते हैं, अरे यार, लोगों को डराने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन उस वक्त हंसी नहीं आई, पता नहीं क्यों, पर बोर्ड की बात ने दिल को छू लिया था। थोड़ी दूर आगे जाकर सड़क के किनारे एक बूढ़ा बाबा बैठा दिखा, पूरा सफेद कपड़ा, लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। उसने हाथ उठाकर ट्रक को रोका। मैं रुका नहीं। ड्राइवरों के बीच एक कहावत मशहूर है, रात में घाट में जो इंसान रास्ता रोके वो इंसान नहीं होता। पर जैसे ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया, साइड मिरर में देखा, वो बाबा अब भी हमें घूर रहा था। मैंने खुद से कहा, मदन लाल, तू आज कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है, ड्राइव कर, बस ड्राइव कर। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घाट खत्म होने से पहले उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात जब मैं और अंकित घाट पार कर रहे थे, तब दिल के अंदर जो बेचैनी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था। न जाने कितनी बार मैंने रास्ते में अपने आप से कहा कि सब ठीक है, तू बस ज्यादा सोच रहा है। लेकिन कुछ तो था जो भीतर से खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य डर जो धीरे धीरे हड्डियों में समा रहा था। अंकित पीछे की सीट पर लेटा हुआ था, मगर मैं जानता था वो भी पूरी तरह से सोया नहीं था। उसकी करवटें और बेचैनी बता रही थी कि वो भी उस अजीब माहौल को महसूस कर रहा है। जैसे जैसे हम घाट से नीचे उतरने लगे, मौसम ने भी करवट लेनी शुरू कर दी। अचानक ही हवा में ठंडक बढ़ गई और आसमान पर काले काले बादल घिर आए। मुझे ताज्जुब इस बात पर था कि मौसम की कोई चेतावनी तक नहीं थी और अब लग रहा था कि किसी भी पल बारिश टूट पड़ेगी। करीब 10 मिनट बाद पहले हल्की फुहारें शुरू हुई, फिर मूसलाधार बारिश ने रास्ता ही धो डाला। ट्रक की वाइपरें काम तो कर रही थीं, लेकिन इतनी तेज बारिश में उनसे सामने का रास्ता देखना और भी मुश्किल हो रहा था। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत, रोड की लाइटें भी कहीं कहीं ही जल रही थीं। सड़क काली, आसमान काला और उस पर झमाझम बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में दाखिल हो चुके हों। मैंने स्पीड कम कर दी और लगभग 20 से 25 की रफ्तार से ट्रक को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था। ट्रक के हेडलाइट्स में सिर्फ सड़क के गड्ढे और बहता पानी दिख रहा था। बारिश की बौछारें शीशे पर टपकती थीं और हर बूंद मुझे किसी खतरे की घंटी जैसी लग रही थी। तभी पीछे से अंकित की आवाज आई, उस्ताद, कुछ खाने को है क्या? मैंने बिना पीछे देखे जवाब दिया, खा ही लेते अगर ढाबा रास्ते में होता। लगता है आगे कहीं मिलेगा, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, उसने बुदबुदाया। अब मैं क्या बताता उसे कि मेरी हालत भी वही थी। भूख पेट से होती हुई सिर तक पहुंच रही थी। घर से कुछ खास नहीं खाया था और अब इस बारिश में ट्रक रोकना भी मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद आगे एक मोड़ पर मुझे हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमाती नजर आई। शायद कोई ढाबा हो, मैंने खुद से कहा। मैंने ट्रक उस तरफ मोड़ा। जैसे ही पास पहुंचा, देखा वो ढाबा नहीं था, बल्कि एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी। बाहर एक पुराना सा टीन का छप्पर और नीचे चूल्हे की थोड़ी बहुत रोशनी। वहीं एक बूढ़ा आदमी बैठा था, गीला तौलिया सिर पर डाले और एक केतली में चाय पकाते हुए। मैंने ट्रक रोका। अंकित झट से नीचे उतरा। उस्ताद, चलो चाय ही सही, कुछ तो मिलेगा। हम दोनों पास पहुंचे। बूढ़ा आदमी हमें देखकर कुछ नहीं बोला, बस इशारे से 2 गिलास निकाले और चाय डाल दी। कुछ खाने को मिलेगा? मैंने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। बिस्कुट हैं, बस। अंकित ने बिस्कुट के 2 पैकेट उठाए और हम वहीं पास की बेंच पर बैठ गए। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन छप्पर के नीचे थोड़ा बचाव था। चाय की गर्मी ने थोड़ी राहत दी, लेकिन बूढ़े की खामोशी खल रही थी। मैंने पूछा, बाबा, आगे का रास्ता ठीक है ना? उसने मेरी आंखों में देखकर बस एक बात कही, बारिश में घाट पार करने वाले अक्सर लौटकर नहीं आते। उसकी यह बात सुनकर मैं सिहर गया, लेकिन फिर सोचा, हो सकता है डराने के लिए बोल रहा हो, या शायद पुराना घाट हादसों के लिए बदनाम हो। हमने तो घाट पार कर लिया बाबा, अब तो रास्ता सीधा है ना? रास्ता सीधा है बेटा, पर मंजिल कौन सी है ये किसे पता? उसने यह कहकर अपना चेहरा फिर से चूल्हे की तरफ कर लिया। मैंने अंकित की तरफ देखा, वो भी अब गंभीर हो गया था। कुछ देर बाद हम दोनों ट्रक में वापस बैठे और आगे बढ़ चले। बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी थी, लेकिन अब ठंड और नमी शरीर में उतर चुकी थी।
करीब 3 किलोमीटर बाद एक बोर्ड दिखा, मांगड़ घाट 2 किलोमीटर आगे। मैंने ब्रेक मारे। मांगड़ घाट, मैंने सोचा, यह रास्ता तो नहीं था। मैंने मैप चेक किया। जी हाँ, उस पुराने रास्ते की जगह नया बाईपास बना है, लेकिन बारिश में कई बार ड्राइवर पुराने रास्ते पकड़ लेते हैं। उस्ताद, अब क्या करें? अंकित ने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। चलो, जो होगा देखा जाएगा। और हम बढ़ चले उस मांगड़ घाट की तरफ। जो घाट अब कम ही इस्तेमाल होता था, पर आज हमारे लिए वही इकलौता रास्ता था। मुझे तब नहीं पता था कि यही रास्ता हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां से लौटना जिंदगी और मौत के बीच की एक बेहद पतली रेखा को पार करना था। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग उस बोर्ड के पास पहुंचे जिस पर लिखा था मांगड़ घाट 2 किलोमीटर आगे, तो मेरा मन एकदम से खटका, क्योंकि ये नाम मैंने पहले कहीं सुना तो था, पर कभी उस रास्ते से गया नहीं था। मैंने अंकित की तरफ देखा। वो भी थोड़ा घबरा गया था। बोला, उस्ताद, ये रास्ता ठीक तो है ना? देख लो एक बार। मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, अब बारिश में जो भी रास्ता खुला मिले उसी से जाना पड़ेगा बेटा। रात ज्यादा हो रही है और ट्रक रोके रखना भी ठीक नहीं। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ घना कोहरा फैलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफेद चादर सड़क पर बिछ गई हो। मैंने ट्रक का फॉग लाइट ऑन किया और धीरे धीरे उस मांगड़ घाट वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अब माहौल एकदम बदला हुआ लग रहा था। सड़क पतली थी, दोनों तरफ झाड़ियां और ऊपर से कोहरा, जैसे हम किसी फिल्मी सीन में घुस गए हों। सड़क पर न कोई लाइट, न कोई गाड़ी, बस ट्रक की हेडलाइट की रोशनी और इंजन की घरघराहट। करीब 10 मिनट आगे बढ़ने के बाद एक जगह सामने 2 रास्ते नजर आए। एक दाईं तरफ ऊपर चढ़ाई वाला और एक बाईं तरफ जो हल्की सी ढलान में जा रहा था। मैं वहीं रुक गया। अंकित बोला, अब कौन सा रास्ता लें उस्ताद? मैंने कहा, दिख तो रहा है कि बायां रास्ता थोड़ा ज्यादा चलाया गया है, टायर के निशान भी हैं, वही पकड़ते हैं। हमने ट्रक को बाईं तरफ मोड़ा और फिर वो रास्ता शुरू हुआ जो शायद आज तक सिर्फ किस्सों कहानियों में ही सुना गया था। 5 मिनट ही चले थे कि ट्रक की एक लाइट झपकने लगी। मैंने सोचा बैटरी की दिक्कत होगी, पर कुछ ही सेकंड बाद दोनों हेडलाइट्स एक झटके में बंद हो गईं। अंधेरा ऐसा था कि जैसे किसी ने काले कंबल से हमें ढक दिया हो। मैंने तुरंत ब्रेक मारे। क्या हुआ उस्ताद? अंकित चिल्लाया। मैंने कहा, पता नहीं बेटा, शायद वायरिंग में पानी चला गया है। तू टॉर्च जला। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। ट्रक का बोनट खोला, चेक किया, सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर अचानक मेरे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ के पीछे से कुछ कह रहा हो। मैंने ध्यान से सुना। रुक जाओ। मैंने झट से टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ नहीं था। क्या हुआ उस्ताद? अंकित ने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद हवा में आवाज बनी। मैंने फिर से बोनट बंद किया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। 2 बार सेल्फ मारी, तीसरी बार ट्रक ने स्टार्ट ले लिया, लेकिन लाइट्स अब भी बंद थीं। मैंने सोचा चलो लो बीन पर चलाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब ट्रक की रफ्तार 10 से 15 की होगी और हम दोनों एकदम खामोश। सड़क पर अब कीचड़ था, पहिए फिसल रहे थे और हल्की हल्की फिसलन महसूस हो रही थी। अचानक दूर सड़क के किनारे एक परछाई दिखी, एक औरत की। लंबे बाल, सफेद कपड़े, और वो एकदम खामोशी से खड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ट्रक रोका। अंकित ने कहा, उस्ताद, यह औरत इस वक्त यहां क्या कर रही है? मैंने जवाब नहीं दिया। हम दोनों ट्रक के अंदर से ही उसे देखते रहे। वो हिली नहीं, बस एक तक हमारी तरफ देख रही थी। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बज गया, बिना किसी को छुए, इतना जोर से कि हम दोनों चौंक गए। मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया, पर जैसे ही ट्रक उसकी बराबरी में आया, वो औरत गायब हो गई। उस्ताद, वो गायब हो गई। अंकित की आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक चलाता रहा। अब मन में एक ही बात चल रही थी, क्या सच में इस रास्ते पर कुछ है? करीब 2 किलोमीटर और चले होंगे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक झटके से रुका। नीचे उतरकर देखा, ट्रक के नीचे कोई पत्थर जैसा था, लेकिन देखने पर कुछ नहीं मिला। और तभी सड़क के किनारे से एक और फुसफुसाहट, अब बच नहीं पाओगे। मैंने तुरंत अंकित का हाथ पकड़ा और ट्रक में वापस चढ़ा। दरवाजा लॉक किया और ट्रक को रफ्तार दी। अब तो मैं बस घाट से निकलना चाहता था, कुछ भी हो जाए। पर जैसे ही हम अगले मोड़ पर पहुंचे, सामने एक टूटी हुई सड़क थी, पूरी तरह ढंसी हुई, और नीचे गहरी खाई। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारे। ट्रक रुक गया,
लेकिन पहिए आधे बाहर लटक गए थे। हम दोनों एकदम सांस रोके बैठे थे। अगर 1 सेकंड और लेट होता तो हम दोनों नीचे खाई में गिर जाते। मैंने चुपचाप पीछे गियर डाला और ट्रक को धीरे धीरे पीछे लिया। अब बस एक ही ख्याल था, ये घाट, ये रास्ता, ये जगह सही नहीं है। मैंने ट्रक वहीं मोड़ा और वापस उसी पुराने मोड़ की तरफ चल पड़ा जहां से 2 रास्ते निकले थे। मैं अब जान गया था, ये जो मांगड़ घाट था वो सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसा रास्ता जहां से कुछ लोग कभी लौटते नहीं। तो दोस्तों, जब मैंने उस मांगड़ घाट से ट्रक मोड़ लिया और दोबारा उस चौराहे पर वापस आया जहां से हमने बायां रास्ता लिया था, तब मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। आंखें खुली थीं लेकिन दिमाग सुन्न। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब भी उसी अंधेरे में हूं और हर तरफ कोई साया पीछा कर रहा है। अंकित मेरे बगल में चुप बैठा था। अब तक वो भी अपनी मस्ती भरी बातों की जगह पूरी तरह शांत हो गया था। उसने धीरे से पूछा, उस्ताद, अब क्या करें? मैंने लंबी सांस ली और कहा, अब जो सामने रास्ता बचा है उसी से जाएंगे, चाहे जो हो जाए, इस बार कहीं और नहीं भटकना। हमने ट्रक को फिर से सीधा मोड़ा और दाहिने वाले ऊंचाई वाले रास्ते की तरफ चल पड़े। इस बार स्पीड और भी कम कर दी थी मैंने, क्योंकि अब भरोसा सिर्फ अपनी आंखों और अनुभव पर ही था। करीब 10 से 12 मिनट चलने के बाद सड़क थोड़ी समतल हुई और सामने एक पुरानी झोपड़ी सी दिखी। टूटी हुई छत, कच्ची दीवारें और बाहर एक टीन की शीट पर कोई बैठा हुआ था। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ गीलापन और मिट्टी की सोंधी सोंधी सी खुशबू फैली हुई थी। मैंने ट्रक एक किनारे लगाया और बोला, चलो अंकित, नीचे उतरते हैं, देख लें कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम हो जाए तो ठीक। जैसे ही हम झोपड़ी के पास पहुंचे, उस टीन की छत के नीचे बैठे आदमी ने हमारी तरफ देखा। उम्र कोई 60 से 65 की रही होगी, आंखें लाल, चेहरे पर झुर्रियां और माथे पर सफेद तिलक। उसने बिना कुछ कहे हमारे लिए एक बेंच खींच दी। हम बैठ गए। मैंने पूछा, बाबा, कुछ चाय वाय मिलेगी क्या? उसने सिर हिलाया और अंदर से एक मिट्टी की केतली निकाली जिसमें से भाप उठ रही थी। चाय पी लो बेटा, पर ज्यादा देर मत रुकना यहां। उसकी आवाज भारी थी और उस वक्त उसके कहे गए हर शब्द दिल में उतर रहे थे। क्यों बाबा? मैंने पूछा। उसने बस इतना कहा, इस घाट की रातें इंसानों की नहीं होती। इतना कहकर वो उठ गया और अंदर चला गया। अंकित मेरी तरफ देखने लगा, फिर फुसफुसा कर बोला, उस्ताद, ये जगह भी ठीक नहीं लग रही। मैंने हामी में सिर हिलाया और बोला, बस चाय पी के निकलते हैं। हमने चाय खत्म की और जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकले, दूर पहाड़ी की तरफ एक लाल रंग की झलक दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत लाल साड़ी में नीचे की तरफ उतर रही हो। मेरे कदम वहीं थम गए। अंकित भी रुक गया। उस्ताद, वो कौन है? मैंने कहा। नजरें नीचे रख और चुपचाप ट्रक की तरफ चल। लेकिन हमारी नजर वहीं अटक गई थी। लाल साड़ी, खुले बाल और पैरों में बिंदी सी चमक। वो औरत नहीं चल रही थी, वो जैसे हवा में तैर रही थी। अचानक झोंपड़ी के भीतर से वही बूढ़ा फिर निकला और जोर से चिल्लाया, भागो यहां से, अभी, इससे पहले कि देर हो जाए। हम दोनों बुरी तरह हड़बड़ा गए। दौड़ते हुए ट्रक में चढ़े और झट से दरवाजे लॉक कर लिए। ट्रक स्टार्ट किया और रफ्तार भले कम रखी, पर अब बिना रुके आगे बढ़ने की ठानी। अब ट्रक की हेडलाइट दोबारा चलने लगी थी, जैसे बिजली भी डर से वापस आ गई हो। सड़क आगे संकरी होती जा रही थी और आसमान में फिर से बादल गहराने लगे थे। अचानक अंकित ने मेरी बांह को पकड़ा। उस्ताद, देखो सामने। मैंने आंखें सड़क पर जमाई। सामने वही लाल साड़ी वाली औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने ट्रक की स्पीड कम नहीं की, मन ही मन बुदबुदाया, जय महाकाल, और ट्रक लेकर सीधा उसके पास गया। लेकिन जैसे ही करीब पहुंचे, वो गायब। हवा का एक तेज झोंका ट्रक के शीशे से टकराया और एक अजीब सी सुगंध अंदर घुस आई, जैसे किसी औरत के बालों से आई हो। अंकित का चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन मन में एक बात साफ हो चुकी थी, अब यह सिर्फ रास्ता नहीं था, यह कोई खेल था जिसमें हम दोनों अब मोहरे बन चुके थे। दोस्तों, जब उस लाल साड़ी वाली औरत को मैंने दूसरी बार देखा और इस बार वो हमारे ट्रक के ठीक सामने आकर गायब हो गई, तब मुझे एक बात पूरी तरह समझ में आ गई थी। अब जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो किसी संयोग या भ्रम का हिस्सा नहीं है। ये सब किसी सोच समझकर रचे गए खेल का हिस्सा है और हम उस खेल में मोहरे बन चुके हैं। ट्रक की हेडलाइट सीधी सड़क पर थी, लेकिन आंखें अब हर तरफ कुछ ढूंढ रही थीं। कोई आवाज, कोई परछाई,
कोई हलचल, कुछ भी जो इस डर की पुष्टि कर दे। अंकित अब बिल्कुल शांत बैठा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसकी आंखें एक तक ट्रक के शीशे से बाहर देख रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अब कुछ भी देख नहीं रहा था, सिर्फ महसूस कर रहा था। मैंने उससे पूछा, अंकित ठीक है ना? उसने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। ट्रक की रफ्तार अब न ज्यादा थी न कम, बस इतनी कि किसी भी मोड़ पर कंट्रोल बना रहे। अचानक से बारिश फिर शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें, फिर मिनटों में ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। वाइपर चल रहे थे, लेकिन पानी इतना तेज गिर रहा था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड और कम कर दी। अब मुश्किल से 10 की रफ्तार से ट्रक रेंग रहा था। तभी सड़क के किनारे एक छोटा सा बोर्ड दिखा। आगे 1.5 किलोमीटर मांगड़ जंगल क्षेत्र। जैसे ही जंगल शब्द देखा, मेरा गला सूख गया। मैंने मन ही मन सोचा, घाट से बच निकले, अब जंगल बाकी है। अंकित ने भी वो बोर्ड देखा और बोला, उस्ताद, हम जंगल में घुसने वाले हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम दोनों अब कुछ नहीं बोले, बस ट्रक में बैठकर उस घने अंधेरे में दाखिल हो गए, जिसे सरकारी भाषा में मांगड़ जंगल कहा गया था, लेकिन ड्राइवरों की जुबान में वो मौत की गलियाम कहलाता था। जैसे ही हम जंगल के अंदर दाखिल हुए, बारिश और तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां ट्रक की छत से टकरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से लगातार थपथपाकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो हुआ जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक के केबिन के अंदर ठीक पीछे से किसी की सांसों की आवाज आई। मैंने फौरन पीछे देखा, कुछ नहीं था। अंकित ने मेरी तरफ देखा। उस्ताद, आपने भी सुना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। अब सांसें और तेज होने लगी, जैसे कोई हमारे बीच बैठा हो और उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही हों। मैंने झट से ट्रक का मिरर एडजस्ट किया और जो देखा उसका वर्णन आज तक मेरे लिए आसान नहीं। सीट के बीच में हमारे ठीक पीछे कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और एकदम ठंडी सांसें लेता हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने एकदम से ब्रेक मारे। अंकित चिल्लाया, क्या हुआ? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। डर था कि अगर वो पीछे देखेगा तो शायद खुद पर काबू खो देगा। मैंने धीरे से कहा, नीचे उतरो मत, मैं अभी आता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ट्रक के पीछे से किसी के तेज दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप। मैंने बाहर कदम नहीं रखा, दरवाजा फिर बंद कर दिया। अब ट्रक के चारों तरफ किसी के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। दाईं बाईं, पीछे कोई तेजी से ट्रक के चक्कर लगा रहा था। अंकित अब डर के मारे सिहर रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उस्ताद, ये क्या है? क्या हो रहा है हमारे साथ? मैंने उसे छाती से लगाकर बस एक बात कही, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, जब तक हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। उसी पल ट्रक के ऊपर से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई, जैसे कोई चारपाई खींच रहा हो। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा, कुछ नहीं। अब बस एक ही चारा था, ट्रक को यहां से निकालो। इस जंगल से जितनी जल्दी निकल सको निकलो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। स्पीड भले कम थी, लेकिन अब ब्रेक नहीं लगाना था। जंगल का रास्ता घना था और हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी बूढ़े के खांसने की आवाज। अचानक सामने सड़क पर एक लाल साड़ी में वही औरत फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली परछाई, बिना आंखों के, बिना नाक के, बस एक साया। मैंने ट्रक को मोड़ दिया। घबराहट में एक तरफ चढ़ गया। ट्रक लहराया और फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए मैं सड़क पर लौट आया। अंकित अब भी आंखें बंद की बैठा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने कहा, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और फिर कुछ मिनट बाद जंगल का रास्ता खत्म हुआ और सामने की लाइटें दिखीं। एक गांव, एक बस स्टॉप, एक चाय की टपरी। मैंने एक गहरी सांस ली। हम इस बार मौत के बहुत करीब से लौटे थे। तो दोस्तों, जब उस घने मांगड़ जंगल से जैसे तैसे ट्रक निकालकर सामने चाय की टपरी और गांव की लाइटें देखीं, तब पहली बार ऐसा लगा जैसे शायद आज की रात बच ही जाए। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और अंकित तो एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर पसीना, होंठ सूखे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पूरी जान खींच ली हो। मैंने धीरे से कहा, अरे अंकित, गांव दिख रहा है बेटा,
अब थोड़ा राहत है, बस वहां पहुंचकर गाड़ी रोकते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ एक नजर देखी और वापस सिर सीट पर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। मैंने ट्रक को सीधा उसी चाय की टपरी के पास रोका जो गांव के बाहर सड़क किनारे बनी थी। एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी जिसके आगे कांच की 2 बोतलें उल्टी रखी थी, शायद पानी भरने के लिए। अंदर एक बूढ़ा बैठा था, वही सफेद कुर्ता, गमछा गले में और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वो हमारे आने का इंतजार कर रहा था। मैं और अंकित नीचे उतरे। पैर जमीन पर रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने पांव में शीशा भर दिया हो, भारी, थका हुआ और डरा हुआ। बूढ़े ने बिना कुछ पूछे हमें पास बुलाया। बैठो बेटा, बैठो। रात बहुत भारी गुजरी है तुम्हारे ऊपर। मैं चौंका। मैंने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, जंगल जब किसी को छूता है ना, तो उसकी परछाई चेहरे पर उतर आती है। मैं कुछ नहीं बोला। उसने चूल्हे पर से केतली उठाई, 2 कटोरी में गर्म गर्म चाय डालकर हमें दी। चाय का पहला घूंट गले से नीचे गया तो लगा जैसे शरीर में थोड़ी गर्मी लौट आई हो। तभी अंकित ने पहली बार मेरी तरफ देखा और धीमे से बोला, उस्ताद, मैं अब वापसी करना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता हम जहां जा रहे हैं वो सही जगह है। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, बस थोड़ा सा और बेटा, ज्यादा दूर नहीं है अब। जो माल पहुंचाना है पहुंचा देंगे, फिर जो तू कहेगा वही करेंगे। तभी बूढ़ा फिर बोला, गांव में मत जाना बेटा, अगर रुकना है तो यहीं रुको। गांव के दरवाजे आज रात बंद रहेंगे। मैं चौंका। क्यों बाबा, कोई त्योहार है क्या? उसने कहा, हर साल इस तारीख को गांव में कोई बाहर नहीं निकलता और कोई बाहर वाला अंदर नहीं जाता। आज मांगड़ घाट की रात है। मैंने हल्की हंसी में टालना चाहा। हम तो घाट पार करके आ भी गए बाबा। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। तुम लोग आ तो गए, पर अभी पूरी तरह बचे नहीं हो बेटा। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में फिर एक सिहरन दौड़ गई। मैंने चाय खत्म की, अंकित को इशारा किया, चल ट्रक में बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे। हम ट्रक में लौटे, लेकिन नींद किसे आनी थी। करीब 20 मिनट बैठे ही थे कि मुझे ट्रक के शीशे पर किसी के खटखटाने की हल्की सी आवाज आई। मैंने हल्के से पर्दा हटाकर देखा, बाहर कोई नहीं था। तभी दूसरी तरफ वाली खिड़की से उसी तरह की खटखटाहट, फिर पीछे से, फिर सामने से। चारों तरफ कोई था, लेकिन दिख नहीं रहा था। अंकित घबराकर बोला, कहीं फिर से वही। मैंने उसको चुप कराया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। चलते हैं, अब यहां नहीं रुकेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ाया, सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ था। टॉर्च मारकर देखा, एक लाल रंग की साड़ी, वही लाल साड़ी, भीगी हुई, मरीचिका जैसी। अचानक वो साड़ी खुद ब खुद उठी और हवा में झूलने लगी, बिना किसी शरीर के। फिर उसमें एक चेहरा बना, आंखें काली, गहरी और होंठ ऐसे जैसे मुस्कुरा रहे हो हमारी तरफ। मैंने क्लच दबाया, ट्रक रिवर्स में डाला और वहां से वापस उसी टपरी की तरफ ले गया। अब मेरे अंदर डर नहीं था, एक गुस्सा था। क्यों पीछे पड़ी है ये आत्मा, क्या चाहती है? जैसे ही टपरी पर रुके, बूढ़ा बाहर आ गया। उसने हमें देखा और बस इतना कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। मैंने पूछा, कौन सा रास्ता? उसने कहा, जिस जगह से ये सब शुरू हुआ है वहीं इसका अंत है। वापस उसी घाट के एक मोड़ पर, जहां पुराना श्मशान पड़ा है, वहां कुछ अधूरा छूटा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बाबा, सब कुछ बताओ, अब और नहीं सह सकते हम। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, जिस आत्मा को तुमने पहली बार देखा था वो सिर्फ दिखी नहीं थी, उसने तुम्हारे ट्रक को छू लिया था और अब वो साथ है। जब तक उसका काम पूरा नहीं होता वो पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या काम? मैंने पूछा। मरने से पहले जो अधूरा रह गया उसे कोई पूरा करे। लेकिन कैसे? अंकित घबरा गया। बूढ़ा बोला, अब जो होगा वो तुम ही समझ पाओगे जब तुम उस जगह वापस जाओगे जहां पहली बार वो दिखी थी। और दोस्तों, उस रात हम दोबारा उसी घाट की ओर लौटे, लेकिन इस बार अकेले नहीं थे। दोस्तों, उस रात जब उस बूढ़े बाबा ने हमसे कहा कि अब तुम्हें उसी जगह लौटना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ, तब मेरे मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। एक डर और एक जिद के बीच खींचातानी। डर ये था कि अगर हमने वाकई उस जगह का रुख किया तो जो चीज पीछा कर रही थी वो पूरी तरह सामने आ जाएगी। और जिद ये थी कि जो भी है, जितना भी भयानक हो, उसे भागने के बजाय उसका सामना करना होगा। नहीं तो ये डर
जिंदगी भर पीछा करता रहेगा। अंकित पहले ही सहमा हुआ था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसमें से सारा खून खींच लिया गया हो। वो मेरे फैसले के खिलाफ नहीं गया, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल थे उनका जवाब मेरे पास भी नहीं था। हमने बाबा से पूछा, बाबा वो मोड़, वो जगह कहाँ है? बाबा ने धीरे से सिर घुमाया और बोला, जहां तुमने पहली बार लाल साड़ी वाली को देखा था उसके 200 मीटर आगे एक पुराना टूटा हुआ चबूतरा दिखेगा। वहीं से बाईं ओर एक कच्चा रास्ता जाता है। वहीं नीचे घाटी में पुराना श्मशान है। अब कोई नहीं जाता वहां, लेकिन आज तुम्हें जाना होगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, बाबा को नमस्ते किया और अंकित को देखा। हिम्मत रख बेटा, अब जो होगा साथ मिलकर झेलेंगे। रास्ता वही पुराना था, वही घना जंगल, वही अजीब सी खामोशी, लेकिन इस बार हमें पता था कि हम किस रास्ते जा रहे हैं। लगभग आधे घंटे की सफर के बाद ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा जहां पहली बार वो औरत दिखी थी। ट्रक रोका, नीचे उतरे और बाबा की बताई हुई जगह देखने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वाकई में एक टूटा फूटा चबूतरा दिखा। शायद कभी मंदिर जैसा रहा होगा। अब बस ईंटें थीं, बेलें उगी हुई थीं और दीवार पर कोई पुरानी सी तस्वीर टंगी थी जो अब धुंधला चुकी थी। उस चबूतरे के बाएं एक संकरा सा कच्चा रास्ता नीचे की तरफ जाता था। यही होगा, मैंने कहा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते वक्त एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन शरीर को कोई अंदर से जकड़ रहा था। करीब 10 से 12 मिनट बाद हम घाटी के नीचे पहुंचे। वहां एक पुराना श्मशान था। न कोई चिता, न कोई ताजा लकड़ी, बस एक काली जमीन, चारों तरफ बिखरे राख के ढेर, कुछ टूटी हड्डियां और एक कोने में पत्थर की बनी पुरानी समाधियां। मैंने चारों तरफ देखा। एक पल के लिए लगा जैसे ये जगह अब भी जिंदा है, जैसे मिट्टी में कोई सांस ले रहा हो, जैसे जमीन के नीचे कोई अब भी जाग रहा हो। अचानक अंकित की उंगली एक जगह की तरफ उठी। उस्ताद, वहां देखो। मैंने देखा, एक पुराना मटका आधा जमीन में दबा हुआ। मैंने पास जाकर देखा। मटके के ऊपर लाल धागा लिपटा हुआ था और ऊपर नींबू मिर्ची घड़ा हुआ था। साफ साफ तंत्र का काम। मैंने बिना छेड़े वापस हटना चाहा, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक तेज छी छी जैसी आवाज आई, जैसे कोई सड़ी हड्डी पर नाखून घिस रहा हो। अंकित पीछे हटने लगा। उस्ताद, ये क्या है? ये जगह, ये सही नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। रुक, अब हम पीछे नहीं हट सकते। और तभी उस मटके के ठीक पीछे जमीन फटने जैसी आवाज आई। मिट्टी दरकने लगी और वहां से एक साया बाहर निकलने लगा। लंबे बाल, उल्टे पैर, आधा चेहरा जला हुआ और आंखें बिना पुतलियों के, बस गड्ढे। अंकित वहीं जमीन पर गिर पड़ा, कांपता रहा। मेरी हालत भी वैसी ही थी, लेकिन मैं किसी तरह खड़ा रहा। वो साया धीरे धीरे हमारे पास आने लगा। मेरे मन में बस एक बात आई, जो अधूरा काम है उसे खत्म करना होगा। मैंने जेब से वह तुलसी की माला निकाली जो बाबा ने दी थी, और वो मंत्र याद आया जो बाबा ने कहा था, AUM क्षिप्रम शांति कृते नमः। मैंने आंखें बंद की और पूरे दिल से दोहराना शुरू किया। उस साये ने एक झपट्टा मारा और मेरी छाती से चिपक गया। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया, लेकिन मैं झपा करता रहा। AUM क्षिप्रम शांति कृते नमः, AUM क्षिप्रम शांति। अचानक एक तेज चीख, इतनी भयानक कि आज तक कानों में गूंजती है, और फिर एकदम शांति। जब मैंने आंखें खोली तो वो साया, वो चुड़ैल, वो लाल साड़ी वाली कहीं नहीं थी। बस मटका टूटा पड़ा था और हवा एकदम शांत। अंकित अब भी कांप रहा था, लेकिन होश में था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, खत्म हुआ बेटा, अब सच में खत्म हुआ। हम ऊपर चढ़कर ट्रक तक वापस पहुंचे और उस दिन के बाद हमने वही ट्रक कभी नहीं चलाया। मैंने वो काम छोड़ दिया और अंकित अब खेती करता है अपने गांव में। लेकिन आज भी जब रात को ट्रक की हेडलाइट देखता हूं या बारिश में लाल रंग की कोई साड़ी टंगी नजर आती है तो दिल एक बार कांप ही जाता है, क्योंकि जो मैंने देखा वो कोई कहानी नहीं थी, वो हकीकत थी। तो दोस्तों, श्मशान घाट की वो रात जब मैंने बाबा के बताए मंत्र से उस लाल साड़ी वाली आत्मा का सामना किया और जैसे तैसे खुद को और अंकित को बचाकर लाया, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे भारी रात थी। हम दोनों जब उस मोड़ से वापस लौटे तो ट्रक में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने करीब आधे घंटे तक ट्रक के पास ही जमीन पर बैठकर सांस ली। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, न मैं न अंकित। कभी कभी डर अपनी ऊंची आवाज से नहीं
बल्कि अपनी खामोशी से डराता है। और उस वक्त हमारे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ट्रक अब भी चालू था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इंजन अब पहले जैसा नहीं गरज रहा था, जैसे वो भी थक गया हो या शायद डरा हुआ हो। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और धीरे धीरे गाड़ी को गांव की तरफ ले चला। अभी अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं सुबह का संकेत था। आकाश का रंग हल्का नीला होने लगा था। अंकित अब भी चुप था। मैं जानता था वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर हजारों सवालों से भरा हुआ था। करीब 1 घंटे बाद हम उसी चाय की टपरी पर लौटे जहां वो बूढ़ा बाबा मिला था। वो अब भी वहीं बैठा था, जैसे जानता हो कि हम लौटेंगे। मैंने ट्रक रोका और उसके पास जाकर बैठ गया। बिना कुछ पूछे उसने मेरे हाथ में चाय का गिलास थमा दिया। मैंने पूछा, बाबा अब सब खत्म हो गया? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जो दिखता है वो खत्म होता है, जो भीतर बैठ जाता है वो साथ चलता है। मैं चुप रह गया। उसने फिर कहा, उस आत्मा ने तुम्हें नहीं चुना था, तुमने उसे छेड़ा नहीं, बस रास्ता काट दिया। लेकिन उसकी आग, उसकी अधूरी यात्रा तुम्हारी जिंदगी में एक निशान छोड़ गई है। मैंने पूछा, अब क्या करना होगा? उसने कहा, अब सिर्फ एक काम, भूल जाना। जो कुछ हुआ उसे दोबारा याद मत करना, न बात करना न सुनाना, वरना वो परछाई फिर लौट आएगी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। मैं अंकित को ट्रक में बैठाकर आगे निकल पड़ा। गांव की गलियों से होते हुए हम जैसे तैसे हाईवे पर लौटे। अब हर गाड़ी, हर पेड़, हर मोड़ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मन अब भी गवाही नहीं दे रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। दोपहर तक हमने अपना माल डिलीवर किया, मशीनरी गोदाम में उतारी, साइन करवाई और रिसीविंग ली। कोई पूछता कैसा रहा सफर, तो मैं बस मुस्कुरा देता, ठीक ठाक। लेकिन सच ये था कि उस एक ट्रिप में हमने जो झेला वो 100 ट्रिप का बोझ था। अगले दिन सुबह मैं और अंकित अपने अपने घर लौटे। जब घर पहुंचा तो बीवी दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए, माथे पर चिंता की लकीरें। इतनी रात गए क्यों लौटे जी? सब ठीक तो है? मैंने उसका सिर सहलाया। हाँ, अब सब ठीक है। मगर जैसे ही कमरे में गया और आईने के सामने खड़ा हुआ तो एक बात ने मुझे जड़ कर दिया। मेरे कंधे पर किसी और की परछाई थी। मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन कंधे पर एक काली सी परत दिख रही थी, जैसे कोई हाथ रखे हो, जला हुआ, झुलसा हुआ। मैंने आंखें बंद की और याद आया बाबा का आखिरी वाक्य, जो भीतर बैठ जाता है वो साथ चलता है। उस दिन से आज तक मैं ट्रक चलाना नहीं छोड़ पाया। हर रात ट्रिप पर जाता हूं। अंकित ने साथ काम करना बंद कर दिया। अब वो कभी कभार ही फोन करता है। लेकिन एक बात मैं अब समझ चुका हूं, कुछ रास्ते सिर्फ दूरी तय करने के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते इंसान को बदलने के लिए होते हैं। और मांगड़ घाट वो रास्ता था जो मुझे हमेशा के लिए बदल गया। तो दोस्तों, उस रात के बाद मैंने सोचा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। श्मशान घाट की वो आत्मा, बाबा की बातें, ट्रक की रातें, सब पीछे छूट जाएगा। पर बात बस इतनी सी नहीं थी। डर सिर्फ एक बार नहीं आता। अगर वो तुम्हारे अंदर बैठ गया तो फिर वो हर रोज तुम्हारे साथ उठता है, बैठता है, सांस लेता है। मैंने फिर ट्रक चलाना शुरू कर दिया। काम वही था, फार्मा कंपनी की मशीनें, केमिकल्स कोल्हापुर तक पहुंचाना। लेकिन अब मैं कोशिश करता कि रात में चलने से बचूं। अंकित ने ट्रक लाइन छोड़ दी। उसकी जगह कोई और आया। नाम था शिवा, उम्र करीब 25, थोड़ा नटखट लेकिन मेहनती लड़का। शिवा को मैंने कभी उस रात के बारे में नहीं बताया। सोचा जितना कम फैलाऊं वो बात उतना ही बेहतर। लेकिन कुछ निशान ऐसे होते हैं जो छुपाए नहीं छुपते। हर बार जब ट्रक स्टार्ट करता था तो एक पल के लिए गाड़ी की हेडलाइट खुद ब खुद धीमी हो जाती थी। हर बार जब रात का वक्त आता था तो ट्रक का स्टीयरिंग थोड़ा भारी लगने लगता। मैं जानता था ये मेरा वहम भी हो सकता है या शायद कुछ और। करीब 2 महीने बीत चुके थे। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। पर फिर एक दिन ऑफिस से कॉल आया, मदन लाल जी, आज रात 11 बजे के बाद ट्रक 111 लेकर नागपुर की डिलीवरी करनी है, बहुत जरूरी है, सुबह तक पहुंचना है। मैं चौंका, कौन सा ट्रक? 111। मेरे हाथ कांप गए। वही ट्रक, वही नंबर, वही जिसके साथ वो रात जुड़ी थी। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, सर थोड़ा बुखार है, सुबह निकल लूं? पर वहां से सख्त जवाब आया, इमरजेंसी है, अगर आप नहीं ले जा पाएंगे तो किसी और को दे दें। मैं चुप हो गया। किसी और को? मेरे अंदर एक डर था, लेकिन उससे बड़ा अपराध बोध था। क्या मैं किसी और को उस रास्ते पर भेज दूं
जिसे मैंने देखा है? नहीं, ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं ही ले जाता हूं। शिवा उस दिन छुट्टी पर था। मैं अकेला ही ट्रक लेकर रात 11:15 पर निकला। रास्ता बिल्कुल अलग था, लेकिन ट्रक वहीं था। ट्रक 111। जैसे ही स्टार्ट किया, पहली बार बिना कुछ कहे ही लाइटें 2 बार झपकी। झक झक। मैं समझ गया, ये ट्रक अब भी वैसा ही है। मैंने ट्रक हाईवे पर चढ़ा दिया, रेडियो ऑन किया, हल्की आवाज में भजन बजाया और चल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद मैं एक सुनसान हिस्से में पहुंचा। चारों तरफ खेत, बीच में अकेला हाईवे और ऊपर आसमान बिल्कुल साफ। पर तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर अचानक लाइट चमकी। ब्रेक ऑयल लो। मैंने ट्रक साइड में लगाया। जैसे ही नीचे उतरा और बोनट खोला, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, उस्ताद। मैंने चौंक कर पीछे देखा। वो अंकित था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन चेहरा एकदम शांत, भावहीन। अंकित, तू यहां कैसे? वो मुस्कुराया। उस्ताद, तुमने तो कहा था जो भूल जाओ वो लौट के नहीं आता। मुझे झटका लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अब खाली थीं, जैसे कोई अंदर नहीं है, सिर्फ एक खोल है। तू असली नहीं है, मैंने बुदबुदाया। वो फिर बोला, ट्रक में कोई और भी है उस्ताद। उसने कहा, तुमने उसे अधूरा छोड़ा? मैंने कुछ नहीं छोड़ा। उसने कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने सिर झटका, वापस ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद किया। लेकिन जैसे ही अंदर आया, ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। लंबे बाल, लाल साड़ी और पीछे से वही गीली ठंडी सांसें। मैंने आंखें बंद की। मन में गूंजा, एयुएम क्षिप्रम शांति कृते नमः। लेकिन इस बार मंत्र काम नहीं कर रहा था। उसने कहा, अब मंत्र नहीं, अब हक चाहिए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बिना कुछ सोचे ट्रक भगाया। सीधा आगे, जितना तेज जा सकता था उतना तेज। पीछे से आवाज आई, जहां शुरू हुआ था वहीं खत्म होगा। तो दोस्तों, उस रात जब मैंने दोबारा ट्रक 111 को स्टार्ट किया और हाईवे पर लाया, तब यह नहीं सोचा था कि बीते हुए डर दोबारा यूं सामने आ जाएंगे। अंकित की परछाई, वो लाल साड़ी वाली औरत और ट्रक के केबिन में बैठे साये ने बता दिया था कि यह कोई पुरानी बात नहीं है। यह किस्सा अब भी जिंदा है। मैं ट्रक को भगाता रहा। सामने हाईवे था, स्पीड करीब 80, लेकिन स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी, क्योंकि स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में नहीं था, वो खुद मुड़ रहा था। मैंने जबरन दाएं मोड़ पर घुमाना चाहा, लेकिन ट्रक ने सीधे बाएं मुड़ना शुरू कर दिया, जैसे किसी और का हाथ मेरे हाथ पर रखकर ट्रक चला रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। पीछे से वही आवाज, जो ना औरत की थी ना आदमी की, बस एक सड़ी हुई गीली सांस जैसी फुसफुसाहट। जहां अधूरा छोड़ा था वहीं ले चलो। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। क्या चाहिए तुझे? क्या अधूरा है तेरा? अचानक ट्रक की सारी लाइटें बंद हो गईं। एकदम अंधेरा, इंजन भी बंद। ट्रक हाईवे के बीचों बीच खड़ा था। सुनसान रात, चारों तरफ खामोशी और केबिन के अंदर सिर्फ मेरी सांसों की आवाज। तभी पीछे की खिड़की पर किसी ने थपकी दी, टप टप। मैंने गर्दन घुमाई, कुछ नहीं। फिर वही आवाज बाईं खिड़की पर, फिर दाईं तरफ, अब चारों तरफ टप टप की आवाजें। मैं चिल्लाया, कौन है? क्या चाहता है? एक धीमी सी आवाज आई, तू जिसे मरा समझा वो मरा नहीं, उसे देख। मैंने डरते डरते सीट के नीचे पड़े बैग में से टॉर्च निकाली और सामने सीट पर रोशनी डाली। वहां वही बैठा था, अंकित, लेकिन चेहरा झुलसा हुआ, आंखें नहीं, बस 2 गड्ढे और उसके मुंह से टपकता लाल रंग। उस्ताद, उसने फुसफुसाया, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था उस रात। नहीं बेटा, तू तो मेरे साथ ही था। मेरी आवाज कांप रही थी। तू तो जिंदा है। मैं फिर बुदबुदाया, नहीं, उस दिन श्मशान की मिट्टी मुझे खींच चुकी थी। मैंने आवाज दी थी, लेकिन तुम मुझे खींच नहीं पाए। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लेकिन तू गया कहां था? उसने इशारा किया, जहां तू अब जा रहा है वहीं। और अचानक ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया। बिना गियर बदले, बिना एक्सेलरेटर दबाए ट्रक खुद चलने लगा। अब मैं सवारी नहीं, बस एक गवाह था। ट्रक का हेडलाइट आगे एक बोर्ड पर पड़ा, मांगड़ घाट 12 किलोमीटर। मैं चिल्लाया, नहीं, फिर नहीं, वहां नहीं जाना। लेकिन ट्रक अब मेरी बात नहीं सुन रहा था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सड़क बदलने लगी।
हाईवे से काली टूटी हुई सड़क में बदल गई। इधर उधर जंगल नहीं था, न खेत, सिर्फ राख और सन्नाटा। और तब समझ आया, यह अब असली रास्ता नहीं है, ये उस आत्मा का रास्ता है। मैंने खुद को समेटा, सीट बेल्ट खोली, कूदने का सोचा, लेकिन दरवाजा बंद, लॉक। मैंने सिर झुका लिया, मन में फिर वही मंत्र दोहराना शुरू किया, एयुएम क्षिप्रम शांति कुरुते नमः, बार बार। तभी ट्रक रुका। सामने दिखी एक पुरानी सी इमारत, वही पुराना श्मशान, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक औरत बैठी थी। लाल साड़ी, खुले बाल और गोद में एक बच्चा जिसकी आंखें नहीं थीं। उसने ट्रक की तरफ देखा, होंठ हिले, पर आवाज मेरे कान में आई, इस बार अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, उस रात जब ट्रक 111 खुद ब खुद मांगड़ घाट के उसी पुराने श्मशान के सामने आकर रुका, तब मैं एकदम बेजान सा हो गया था। मुझे यकीन हो चला था कि अब जो होगा वो मेरी समझ से परे है। ये न हकीकत है न सपना, ये कोई बीच की जगह है जहां आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ भटकती हैं, और मैं उस भटकाव का हिस्सा बन चुका हूं। ट्रक की हेडलाइट उस औरत के चेहरे पर पड़ी जो श्मशान की टूटी दीवार पर बैठी थी। लाल साड़ी, गीले बाल और गोद में एक बच्चा जिसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे। वो औरत अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानों वाली नहीं थी, वो एक सज्जा वाली मुस्कान थी। मैंने घबराकर ट्रक से बाहर निकलना चाहा। दरवाजा अब खुल चुका था। धीरे धीरे उतरकर मैं उस तरफ बढ़ा। हर कदम भारी था, जैसे जमीन मुझे खींच रही हो। मैंने डरते डरते उस औरत की तरफ देखा। उसकी आंखें अब सीधे मेरी आंखों में थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बच्चे को गोद से नीचे जमीन पर रखा। बच्चा रेंगते हुए मेरी तरफ आने लगा। वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसके शरीर पर ना चमड़ी थी न मांस, बस हड्डियां, और उन हड्डियों से रिश्ता गीला लाल रंग। मैं पीछे हटने लगा। तभी वही पुरानी आवाज अंदर से इस मेरे कानों में गूंजी, जिसे जलना था वो जला नहीं, जिसका तर्पण होना था वो भूखा रह गया, जिसका नाम लेना था वो भुला दिया गया। मेरे सामने की जमीन फटने लगी। मटकों के टुकड़े, राख, बालों की लटें, अझली चूड़ियां, सब कुछ ऊपर आने लगा, जैसे धरती चीख रही हो। और तभी मुझे वो रात याद आई, जिस रात मैं और अंकित उस जगह आए थे, जिस रात वो आत्मा सामने आई थी, और जिस रात मैंने भागते वक्त पीछे मुड़कर देखा भी नहीं था कि अंकित मेरे साथ भागा था या नहीं। शायद वो मिट्टी में गिर गया था, शायद मैंने उसे खींचने की कोशिश की भी नहीं, शायद मैं अकेला ही लौट गया था। अपराध बोध एक बार फिर मेरे सामने खड़ा था। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दो। मैंने जमीन की तरफ देखा। मैं डर गया था। मुझे माफ कर दो। तभी वो लाल साड़ी वाली औरत उठी। अब वो दीवार से उतरकर मेरे करीब आ रही थी। हर कदम पर जमीन सिहरती थी। उसके पांव जमीन से नहीं लगते थे, वो हवा में सरकती हुई चली आ रही थी। वो मेरे सामने आकर रुकी और धीरे से मेरे सिर पर हाथ रखा। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। और फिर उसने अपनी हथेली जमीन की तरफ की, वहीं जहां एक छोटा सा गड्ढा बन चुका था। उसने इशारा किया, यहां आग जलाओ। मैंने कांपते हुए पास पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा किया, ट्रक से डीजल की बोतल निकाली और वहीं चिता सी सजाई। फिर उस औरत ने बच्चे को गोद में उठाया और उस चिता पर रख दिया। अब नाम लो, वो बोली। मैंने आंखें बंद की और पहली बार साफ आवाज में कहा, अंकित, जिसे मैंने खोया, आज मैं तुझे विदा देता हूं। मैंने आग लगाई, लपटें उठी और तभी हवा में एक झंकार गूंजी, जैसे सैकड़ों औरतों की बिंदी एक साथ टूट गई हो, जैसे 100 साल पुराना पीपल कांप उठा हो। लपटों में वो औरत मुस्कुराई, बच्चे की आंखें जलने लगीं और एक भारी सांस छोड़कर वो खुद भी चिता में समा गई। मैं वहीं बैठा रहा सुबह तक। सुबह की पहली किरण में जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने सिर्फ राख थी। श्मशान था, लेकिन अब शांत था। ट्रक वहीं खड़ा था, कोई परछाई नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, ट्रक स्टार्ट किया और इस बार ट्रक ने खुद कोई साज नहीं बजाया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे अंदर अब एक खाली जगह बन चुकी थी। उस रात के बाद जब मैं मांगड़ घाट के उस श्मशान से लौटा तो पहली बार ऐसा लगा जैसे सांस वाकई जिंदा है। पहली बार ट्रक X11 मुझे बोझ नहीं लगा। पहली बार लगा कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो बात मैं तब नहीं समझ पाया वो ये थी
कि कुछ जख्म कभी भरते नहीं, कुछ अनुभव इंसान को ऐसा बदल देते हैं कि वो भले दिखे वैसा ही, पर भीतर से वो मर चुका होता है। ट्रक को वापसी की डिलीवरी देकर मैं सीधे घर पहुंचा। सुशीला दरवाजे पर थी। चेहरा देख जैसे उसे सुकून मिला हो, लेकिन मेरी आंखें उसे देखकर झुक गईं। बहुत थक गए हो, उसने सिर सहलाया। मैं बस सिर हिला सका। उस दिन के बाद मैंने कोई ट्रक नहीं चलाया। कंपनी को बोल दिया, अब मेरी हिम्मत नहीं। कुछ दिन गांव में रहा, खेत, मवेशी, सुकून, लेकिन मन एकदम खाली था। रात को नींद नहीं आती। अक्सर सपनों में वो बच्चा दिखता, बिना आंखों के। कभी वो लाल साड़ी वाली औरत दरवाजे पर बैठी होती, कभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगता, वो भी तब जब ट्रक वहां होता ही नहीं। एक रात सुशीला ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सपने फिर से आ रहे हैं क्या? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? वो बोली, हर रात नींद में तड़पते हो, कुछ बड़बड़ाते हो, कभी अंकित का नाम लेते हो, कभी किसी बाबा का। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उठकर बाहर आंगन में चला गया। चांदनी फैली हुई थी, लेकिन मेरी परछाई कहीं नहीं थी। तभी दूर कहीं से ट्रक की इंजन जैसी आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी, और फिर चुप। मैं जान गया वो कहानी खत्म नहीं हुई है, वो अब मेरे भीतर है। अगली सुबह मैं बाबा से मिलने गया। वही टपरी वाला बाबा। अब वो बहुत कमजोर हो चुका था, आंखें झुकी हुई, आवाज कांपती हुई। मैंने पास बैठकर पूछा, बाबा आप अब भी वही हैं? पर मैं वैसा नहीं रहा। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जिसने एक आत्मा को मुक्ति दी हो वो कभी पहले जैसा नहीं रह सकता बेटा। मैंने पूछा, तो अब क्या? बाबा बोले, अब तुझे दूसरों को रास्ता दिखाना है। जो रास्ता तूने पार किया है वो कोई और अकेला ना चले, यही अब तेरा धर्म है। मैं चुप रहा। और ट्रक? मैंने पूछा। बाबा बोले, ट्रक अब तेरे नहीं, वक्त के अधीन है। वो अब उसी को मिलेगा जिसके भीतर खालीपन बाकी है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या ट्रक 111 फिर चलाया जाएगा? बाबा ने मेरी आंखों में देखा और बोला, जरूर, क्योंकि डर कभी मरता नहीं, वो सिर्फ वाहन बदलता है। मैं उठकर चल दिया और तब से आज तक मैं सिर्फ देखता हूं। कभी दूर से ट्रक 111 को किसी नए ड्राइवर के साथ गुजरते हुए देखता हूं। कभी किसी ढाबे पर चाय पीते वक्त कोई नौजवान आता है और पूछता है, क्या आपने मांगड़ घाट का नाम सुना है? मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं, हां सुना है, पर उस रास्ते पर मत जाना, क्योंकि वहां जो दिखता है वो सबसे कम खतरनाक होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आज यहां खत्म होने जा रही है, लेकिन जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं वो किसी किताब, फिल्म या भूतिया किस्से जैसी नहीं है। ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। मैं मदन लाल, उम्र अब 60 के पार हो चुकी है, बाल सफेद, आंखें थोड़ी धुंधली, लेकिन यादें बिल्कुल साफ। ट्रक नंबर 111 आज भी चलता है। शायद अब किसी और के नाम पर रजिस्टर हो गया हो, शायद रंग भी बदल गया हो, लेकिन जिस मिट्टी से वो गुजरा है, जिस रास्ते को उसने पार किया है, वो ट्रक अब साधारण नहीं रहा। मैंने ड्राइविंग छोड़ दी, अब बस गांव में ही रहता हूं। कभी कोई पुराना ड्राइवर मिलने आता है तो चाय की दुकान पर बैठते हैं, किस्से सुनाते हैं, और अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, मदन लाल भैया, मांगड़ घाट वाली वो कहानी असली थी या बना ली? मैं बस मुस्कुरा देता हूं, जवाब नहीं देता, क्योंकि जो असली होता है वो कहने लायक नहीं होता, वो बस सुनने, सहने और समझने के लिए होता है। पर एक बात और बताता चलूं, करीब 2 महीने पहले मेरे गांव के बाहर की सड़क पर एक नया ट्रक खड़ा दिखा। मैं चाय पी रहा था, तब एक लड़का मेरे पास आया। उम्र कोई 22 से 23 की रही होगी। बोला, काका नमस्ते, नया ड्राइवर हूं, पहली डिलीवरी है, नागपुर जाना है। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था पूरे जोश में। मैंने पूछा, ट्रक कौन सा है? उसने कहा, 111। मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैंने फिर पूछा, तू किस रास्ते जाएगा? वो बोला, कोल्हापुर वाले घाट से ही तो जाना पड़ेगा, सुना है शॉर्टकट है। मैंने थोड़ी देर उसकी आंखों में देखा, फिर जेब से एक तुलसी की माला निकाली जो बाबा ने मुझे दी थी और चुपचाप उसके हाथ में रख दी। बोला, सुन, ये रख ले, जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन अगर कभी अकेला महसूस करे तो इसे पकड़कर आंखें बंद कर लेना। वो हंस दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता काका, अब वो जमाना गया। मैंने कहा, हाँ बेटा, अब भूत नहीं होते, अब डर सीधा ट्रक में बैठता है। उसने चाय पी, नमस्ते की और चला गया। मैं वहीं बैठा रहा,
काफी देर तक। ट्रक 111 धीरे धीरे दूर होता गया, फिर धूल में खो गया। उसके जाने के बाद मेरे कानों में हल्की सी आवाज आई। शायद कोई नहीं था, या शायद फिर से कोई यात्रा शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। सोनू भाई इटली से, बबलू भाई इंडिया से, रहूद्दीन मियां नेपाल से, जावेद भाई इंडिया से, विजय पूर्णिया भाई बिहार से, अशोक कुमार तिवारी लखनऊ से, सक्षम भाई बाटला से, स्वरूपमा तिवारी लखनऊ से, आन्या तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, जिगर जोशी भाई गुजरात से, सादिक खान सऊदी अरब से, पंकज कुमार भाई पटियाला पंजाब से, गोपाल गिरी भाई प्रतापगढ़ से, फैजल भाई लखनऊ से, खुशबू भोला राम राजस्थान से, विवेक भाई नेपाल से, आकाश कुमार भाई इंडिया से, विक्की शर्मा असम रामपुर से, बबिल भाई कानपुर से, इमरान खान उत्तर प्रदेश से, मुकु निशा मेघालय से, आजाद आलम झारखंड से, पकलू भाई इंडिया से, दिलीप भाई मोती चरोली से, राकेश राजपूत भाई जॉर्डन से, गोपाल भाई कोलकाता से, इंद्रजीत भाई लखनऊ से, अवैस मलिक पंजाब मेलरकोटला से, राहुल सिंह आदापुर से, सैलिन कुमार डोला बॉलीपुर से, शिवसागर असम से, प्रियांशु भंडारी तेहरी गढ़वाल से, अक्षय परिंदा जयपुर से, अनीता शर्मा त्रिलोकपुरी से, अमित गुप्ता त्रिलोकपुरी से, लोकेश शर्मा बदरपुर से, प्रेम लोढ़ावाल त्रिलोकपुरी से, बलवीर कश्यप त्रिलोकपुरी से, रिंकू रोहिणी पंजाब से, अभिजीत भाई असम से, अफजाल भाई सऊदी अरब से, रीना हैदराबाद से, ज्वेल बांग्लादेश ढाका से, कृष्णा भाई नेपाल से, तिनसुकिया असम से, सुनीता मलिक बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, दुर्गेश भास्कर भाई छत्तीसगढ़ से, विकास जंग थापा भाई दुबई से, राजा चौहान भाई असम से, राहुल भाई बिहार से, प्रशांत द्विवेदी यूएस से, आशिकरा भाई मुजफ्फरपुर से, ईश्वर शर्मा त्रिलोकपुरी से, शशि शर्मा त्रिलोकपुरी से, सन्नी शर्मा त्रिलोकपुरी से, मिहिर शाह एंड फैमिली अहमदाबाद से, अमन धलीवाल भाई पंजाब से, कालू राम तेजी जयपुर से, सुमित भाई उत्तर प्रदेश शाहपुरा से, स्नेहा इंडिया से, कासिफ खान कानपुर से, राजवीर बना जयपुर से, अमन कश्यप उत्तर प्रदेश लखनऊ से, अमन भाई नगला इमरती से, अली राजा दिल्ली से, फुरकान खान गाजियाबाद से, राहुल शाह चंडीगढ़ से, जॉन संगतम भाई नागालैंड से, दीपक शर्मा त्रिलोकपुरी से, श्रुति शर्मा त्रिलोकपुरी से, वंश शर्मा त्रिलोकपुरी से, यूसुफ भाई लाहौर पाकिस्तान से, सारिना गुरुंग नेपाल से, विक्रम भाई असम से, शाहिद खान भाई कोलकाता से, अरुण भाई छत्तीसगढ़ से, कौशल भाई उत्तर प्रदेश मथुरा से, भवेश भाई गुजरात से, अमित पवार भाई बारामती से, दीपक भाई सहरसा से, प्रदीप चौहान भाई शिमला से, सोमबा भाई नागालैंड से, फारूक भाई तेलंगाना से, मोहन भाई नेपाल से, विजय भलावी भाई महाराष्ट्र से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, विश्वादीप घोष भाई माथाभंगा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, राणुगिरी दुबई से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।